Hello, I am Maras Kadan. Today I will teach class 11th biology, lesson first. The living world, सजीव संसार के बारे में आज पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि सजीवों के जो है लक्षण या सजीवों के गुण, ये इस लेसन के फर्स्ट टॉपिक में जो है ना ये है कि हमारे को सजीव लिविंग क्यों कहते हैं। तो हमारे अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण हम सजीव हैं। तो वो जो है गुण कौन कौन से हैं देखिए, वो ये हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है वृद्धि, ग्रोथ वृद्धि। दूसरा है रिप्रोडक्शन, जनन। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं। चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। और पांचवा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, मतलब कि हम जो है वातावरण के प्रति जो है, जो वातावरण में कोई भी जो है ना हलचल होती है उसके प्रति जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब कि अनुक्रिया करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो हमारा शरीर का संगठन। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होती है वृद्धि, हिंदी में कहते हैं वृद्धि। तो ग्रोथ क्या चीज़ है? इंक्रीज इन मास। मास का मतलब है द्रव्यमान का बढ़ना। इंक्रीज इन मास एंड सेल्स इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी है उसके अंदर यदि जो है ये मास बढ़ता है, मास का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स जो है जब बढ़ती हैं तो इंक्रीज ऑफ मास मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा। या फिर नंबर ऑफ सेल, या फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ सेल्स। हमारे शरीर में यदि सेल्स की संख्या बढ़ती है तो सेल की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो हमारी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ, उसको ग्रोथ कहेंगे। अच्छा, जो ग्रोथ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर ग्रोथ सिंपली क्या है? डिवीजन ऑफ द सेल। मतलब कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय जीव, उनके अंदर जो है जो ये एक कोशिका है, ये कोशिका इसकी दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यही जो है उनकी ग्रोथ है। अर्थात जिस तरह से उनमें ये सेल बड़ी होगी और दो भागों में बट जाएगी, बड़ी होगी दो भागों में बट जाएगी, तो उनकी जो है ना यही ग्रोथ है। जबकि इनके सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर बहुत सारी जो सेल्स हैं वो सेल डिवीज़न करती हैं, कोशिका विभाजन होता है, बहुत सारी सेल हमारे अंदर बढ़ती हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। तो उसे जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी जो है विड्थ बढ़ती है, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो जो ग्रोथ है इन केस ऑफ प्लांट्स और एनिमल, हम दोनों की कह रहे हैं। प्लांट के केस में जो क्या है, जो ग्रोथ है इज़ अनलिमिटेड, मतलब कि वो आजीवन चलती रहती है, अनलिमिटेड है, गोज ऑन फुल लाइफ स्पान, उनके पूरे जीवन काल में चलती रहती है। बट इन केस ऑफ एनिमल इट स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एनिमल में कुछ जो समय के बाद में जो ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि हमारी जो ग्रोथ है वो
22 साल के बाद में रुक जाती है, अर्थात हमारी लंबाई फिर नहीं बढ़ती है। तो जंतुओं के केस में जो ग्रोथ है कुछ लिमिटेड समय के बाद रुक जाती है और प्लांट में वो जो है हर समय जारी रहती है। ये दोनों ग्रोथ में अंतर भी है। तो ये था ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में कि वृद्धि क्या चीज़ है। अभी हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन माने जनन। जनन क्या चीज़ है? जनन मतलब कि हिंदी में जनन कहेंगे, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, संतान पैदा करना। प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि अपनी ही जो है ना जैसी संतान पैदा करना, तो उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। अपनी जैसी संतान पैदा करना ताकि हमारी जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चलती रहे, तो उसको जनन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, योरसेल्फ। तो अपनी जैसी संतान हम पैदा करते हैं तो उसको जनन कहते हैं। जो जनन भी आप देखें, तो जनन के अंदर जिस तरह से जो यूनिसेलर हैं, यूनिसेलर में एक जो कोशिका है उससे दो जो है कोशिका बन जाती है, तो ये दो जीव बन जाते हैं। एक ये जीव हो जाता है, एक ये जीव हो जाता है। इसी प्रकार से ये भी जो है ना ये दो बनाएंगी और ये भी जो है दो बनाएंगी, तो फिर इससे दो जीव बन जाते हैं। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, इन केस ऑफ यूनिसेलर मतलब एक कोशिकीय जीव, द रिप्रोडक्शन इज सिंपली डिवीजन ऑफ द सेल। जो कोशिका, एक कोशिका दो भागों में बट गई तो दो जीव बन गए, वो दो फिर चार में बट, दो फिर आगे दो में जो है भागों में बट गए तो फिर दो जीव बन गए। तो ऐसे उनमें होता है। इन केस ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे हम हैं, उनके अंदर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो नर और मादा युग्मक बनते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ द युग्मक, जो गैमेट है वो फ्यूज करते हैं, जैसे कि मेल गैमेट, ये जिस तरह से मेल गैमेट है, और ये जैसे कि फीमेल गैमेट है, इसको स्पर्म कहते हैं। ये एग है, ये दोनों फ्यूज होंगे और जिससे जो है क्या बनेगा? जाइगोट बनता है और जिससे जीव बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना इन केस ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म फ्यूजन ऑफ अपोजिट गैमेट, मतलब कि जो अपोजिट गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जो है रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद में जो है जीव पैदा होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये भी वैसे सजीवों का लक्षण है। अच्छा, अभी हम एक और बात देखें। जैसे ग्रोथ के केस में हमने देखा था कि वृद्धि सजीवों के अंदर होती है, परंतु जिस तरह से जो पर्वत के टीले हैं या फिर जिस तरह मिट्टी के टीले बड़े हो जाते हैं, पर्वत के टीले बड़े हो जाते हैं, तो वो भी एक वृद्धि होती है, वो भी तो वृद्धि हुई। परंतु टीला का बड़ा होना, टीला का जो है ना बड़ा होना, वो एक किस्म से जो है ना एक्सटर्नल था, बाहर से चीज़ें जो है ना आकर के ऐसे जुड़ जाती हैं, तो उसको जो है ना एक्सटर्नल जो है ना ग्रोथ कहते हैं। जबकि जो है ना क्या है, हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल है। तो यहाँ पर एक ग्रोथ के केस में ये भी जो है ना आप ध्यान रखें, इन लिविंग के अंदर क्या है ग्रोथ? क्या है? इंटरनल। और नॉन लिविंग चीज़ें उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बाहर की चीज़ों से ग्रोथ होती है। तो जो ग्रोथ है कोई सेल्फ डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, सजीवों का अकेला फैक्टर नहीं है, एक है परंतु अकेला जो है ना वो ही डिस्क्राइब करे ग्रोथ, तो वो नहीं है। ऐसे ही जो है जो जनन का कार्य है, वैसे तो जनन सजीवों का गुण है, निर्जीव चीज़ें जनन पैदा नहीं कर सकती, मतलब कि ऑफस्प्रिंग संतान पैदा नहीं कर सकती। अच्छा, परंतु कुछ सजीव ऐसे भी हैं जैसे कि जो है मल्ज, मतलब कि जैसे जो म्यूल्स होते हैं जिस तरह से, इसी पर खच्चर, और ऐसे ही स्ट्रायल हनी होती है कुछ, उनके अंदर वो संतान पैदा नहीं कर सकती। और स्ट्रायल कपल इन केस ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य में भी जो है जो स्त्री पुरुष बांझ होते हैं तो संतान पैदा नहीं कर सकते। तो यदि हम देखें तो कुछ जो है ना सजीव
संतान पैदा नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन भी जो है ना क्या है, ये सजीवों का, सजीव होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मतलब एक लक्षण है परंतु सोल लक्षण नहीं है। यदि हम मान लिया कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता, जैसे कि कोई कपल, तो हम उसको निर्जीव थोड़ी कह देंगे। तो इस प्रकार से जो है ना कहता है कि ये सोल फैक्टर नहीं है, अकेला फैक्टर नहीं है कि इससे हम बताएं कि जो है ना जो जनन करे वही सजीव है, जो जनन नहीं करता तो वो भी सजीव हो सकता है। इसके बाद में है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कहेंगे उपापचय क्रियाएं। क्या कहेंगे? उपापचय क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म जो है क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन आकरिंग इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो है बायोकेमिकल क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। ये केवल सजीवों के अंदर ही होती हैं जैव रासायनिक क्रियाएं, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे एक का नाम है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एक का नाम है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है ना क्रियाएं क्या होती हैं, इसके अंदर जो है जो सरल चीज़ों से जटिल चीज़ें बनती हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शन। ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब कि यहाँ पर छोटी चीज़ें बड़ी में बदलती रहती है। और कैटाबॉलिज्म ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं। ये डिस्ट्रक्टिव जो है ना क्रियाएं हैं, जो कि जो है बड़े बड़े जो कण हैं वो छोटे में टूटते रहते हैं। तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी है उपचय क्रियाएं, जिसमें जो है ना जो जटिल चीज़ों से सरल चीज़ें बन ना, उपचय क्रियाएं जिसमें जटिल जो ये जो उपचय क्रियाएं हैं, यहाँ पर तो सरल चीज़ों से जटिल चीज़ बनती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं। और कैटाबॉलिज्म का मतलब अपचय क्रियाएं, मतलब जहाँ पर जो बड़ी चीज़ें हैं वो छोटी में टूटती हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार से जो है द ओवरऑल रिएक्शंस अकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ए मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी प्रकार से एक है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित प्राणी मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल से बनते हैं, कोशिका से बनते हैं। जो कोशिकाएं हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ये जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब एक जो है ना वो एक इकाई होती है जिससे वो कोई बिल्डिंग बनती है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक से होते हैं। तो सारे सजीव जो है ना उनसे बनते हैं। अच्छा, जो मेटाबॉलिज्म है वो केवल जो है ना किसके अंदर होती है? केवल सजीवों में। तो मेटाबॉलिज्म जो है ना ये एक डिफाइनिंग फैक्टर है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुई तो जो है ना वो चीज़ें सजीव नहीं होंगी। मेटाबॉलिज्म है तो सजीव है। तो ये जो है एक डिफाइनिंग फैक्टर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फैक्टर है, अर्थात जो है जो सेल के बने होंगे वो सजीव हैं, जो सेल के नहीं बने होते वो निर्जीव हैं। तो ये जो है यूनिसेलुलर में एक कोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारी जो सेल जो है ना होती हैं जिससे सजीव बनता है, तो वो मल्टी सेलुलर होती हैं। फिर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इन्वायरमेंटल स्टिमुली का मतलब होता है वातावरण उद्दीपन के प्रति। मतलब कि बाहर का कोई जो है ना फिजिकल फैक्टर, जैसे कि बाहर की हवा है, पानी है, तापमान है, तो ये हमारे जो है जब जो है संपर्क में आता है तो हम उसके प्रति एक अनुक्रिया करते हैं। हमारा शरीर जो है ना उनके प्रति एक अनुक्रिया करता है, तो उसको जो है ना कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो जितने भी सजीव हैं तो वो क्या हैं?
वो कॉन्शियस होते हैं। अर्थात वातावरण के प्रति जो है ना, वातावरण में जो चेंज होते हैं, जैसे कि मान लिया अभी जो है ना गर्मी आ गई है तो हमें जो है पसीने आएंगे, तो वातावरण से हमारे में गर्मी आ रही है तो हम क्या अनुक्रिया कर रहे हैं, जिससे जो है ना हमारा शरीर गर्म ना हो तो प्रेस्पायरेशन होगी, पसीने आते हैं। तो इस प्रकार से वातावरण में जो चेंज होगी, चाहे वो अंदर की चेंज हो चाहे वो बाहर की चेंज हो, तो उसके प्रति हमारा शरीर क्या करता है, अनुक्रिया करता है, अर्थात एक रिस्पोंड करता है, जिससे ताकि जो है ना हम अपने आप को जो है ना जीवित रख सकें। तो उसको जो है ना क्या कहते हैं, अर्थात ये केवल सजीवों के अंदर ही होता है। परंतु कई बार आपने देखा होगा कि कोई जो है ना कोमा के अंदर है, कोई जो है ना व्यक्ति, अर्थात जिससे चोट लग गई है तो ब्रेन डेड हो गया है, उसके हार्ट को भी बदल सकते हैं, उसका दूसरी चीज़ को भी बदल सकते हैं, तो वो अनकॉन्शियसनेस है उसमें। तो फिर जो कॉन्शियसनेस है वो भी सोल डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है कि वो ज़रूरी जो है ना जिससे वो जो है सजीवों का मतलब कि मूल लक्षण वो नहीं है, एक लक्षण है परंतु वो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। और लास्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल हियरार्कीज, अर्थात जो हमारा जो शरीर है उसके अंदर कुछ फिजिकल फैक्टर्स वो आपस में मिल करके और फिर सेल्स बनाते हैं। मतलब कि जिस तरह से क्या है, जो एटम है, एटम वो मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड्स। तो ये चीज़ें क्या हैं, एक किस्म से ये चीज़ें फिजिकल हैं। और जो कंपाउंड्स हैं बहुत सारे वो मिल करके सेल बनाते हैं। सेल एक लिविंग पार्ट होती है। सेल मिल करके जो कोशिकाओं का समूह है उसको क्या कहते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक होते हैं। और ऊतक जो समूह होता है वो क्या होता है, ऑर्गेन बनाता है। ऑर्गेन का मतलब अंग बनते हैं, और अंग से अंग तंत्र बनते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम जैसे कि हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र और बहुत से ऑर्गेन सिस्टम, जैसे हमारे में 10 ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म माने जीव बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है कि जिससे जो है ना एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड ये मिल करके, ये तो निर्जीव पार्ट है, ये मिल करके सेल बनाते हैं। सेल मिल करके, सेल का समूह को टिश्यू, ऊतक कहते हैं। ऊतक के समूह को ऑर्गेन मतलब अंग कहते हैं। अंग के समूह को ऑर्गेन सिस्टम माने तंत्र कहते हैं। और बहुत सारे तंत्र मिलकर के जीव बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो संगठन है वो केवल सजीव में ही पाया जाता है। तो जो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सजीवों का एक डिफाइनिंग फैक्टर है। ओके, तो ये सारे लक्षण जो है ना ये सजीवों के हैं। थैंक यू।